हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हानी वॉइस पर। मैं अपने घर के आंगन में बैठी सब्ज़ी काट रही थी जब मैंने देखा कि मेरी जवान जहां बेटी कमरे से बाहर निकली तो अजीब तरह से लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। मैंने कहा, ये लड़की ये क्या कर रही है, किस तरह से चल रही है? तो कहने लगी, इस तरह से नहीं चलूँ तो और किस तरह से चलूँ? आपको क्या पता मेरी हालत क्या है, कि इसकी हालत क्या है। दिन भर बिस्तर तोड़ती रहती है, पढ़ाई के नाम पर पूरा दिन कमरे में बैठी रहती है। मैं इससे घर का कोई भी काम नहीं करवाती और अब इसको ऐसा क्या हो गया कि इसकी चाल ही बदल गई। उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और वहाँ से चली गई। सिर्फ उसकी चाल ही नहीं, उसकी हरकतें भी बदली बदली सी थी। मुझे उसके चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। उससे ज़्यादा उसका अंदाज़ अजीब सा लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे सारे समाज की सताई हुई है। सबसे ज़्यादा परेशानी इसी को है। खैर, अभी ये सब ही सोच रही थी कि मेरा पति कमरे से बाहर आया। मैंने कहा, आप रात को बेटी के कमरे में सो गए थे? तो कहने लगा, हाँ, मैं उनको ट्यूशन पढ़ा रहा था तो वहीं पर सो गया, और अजीब तरह से अंगड़ाई लेने लगा। मैंने कहा, आपको जवान बेटियों के कमरे में सोने की क्या ज़रूरत थी? मुझे तो लगा कि आप सुबह उठकर काम धंधे पर चले गए। तो कहने लगा, नहीं, अभी काम पर जाऊँगा। वे मेरा मर्द था, मैं उसकी हरकतें पहचानती थी। अजीब तरह की हरकतें कर रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसने बहुत ही अच्छी रात गुजारी है। मेरी बेटियां आजकल कुछ अजीब सी रहती थी। एक दिन मेरे पास आई और कहने लगी कि माँ, तुझे क्या बताएगी इस घर में क्या हो रहा है? मैंने कहा कि क्या मतलब? तो कहने लगी, ये जो पापा है ना, आके हमारे कमरे में सो जाते हैं और तुझे पता है ये हमारे साथ क्या करते हैं? मैंने कहा कि क्या करते हैं? तो उसने ऐसी बात बताई कि मैं अपना सर पकड़ कर रह गई। उसने कहा, पापा रोज़ रात को हमारे साथ। मेरे पति का नाम राज था, मुझसे उम्र में कम था और सब कहते थे कि तुझे इतना जवान पति कहाँ से मिल गया। तो मैं कहती थी कि मेरी किस्मत अच्छी है और तुम लोग क्यों जलते हो। राज कहता था कि उसे अपने से बड़ी उम्र की औरतों में दिलचस्पी है, इसलिए उसने मुझसे शादी की थी और मेरी ज़िंदगी उसके साथ बहुत ही अच्छी गुजर रही थी। घर था, परिवार था, अच्छा पति था, और क्या चाहिए था। उसकी कमाई भी अच्छी थी, घर के पैसे लेकर आता था और मेरे पास भी कुछ पैसे थे जो मैंने जमा किए हुए थे। मैं लोगों के कपड़े वगैरह भी सिया करती थी। अपने हाथ में भी कुछ माल वगैरह होता था। बेटियों की पढ़ाई करवा रही थी। मेरी 3 बेटियां थीं जिनकी उम्र में एक एक साल का फ़र्क था, लेकिन पता नहीं चलता था क्योंकि अब तीनों ही जवान हो गई थी। मेरे पति के साथ संबंध बहुत अच्छे थे। हम लोग पूरे परिवार में मशहूर थे। सब कहते थे कि लज्जो को तो भाग खुल गए हैं। लज्जो जैसी किस्मत सबकी नहीं होती। मेरा नाम लज्जो था। दरअसल मेरा नाम लाजवंती था, लेकिन प्यार से मुझे लज्जो कहते थे। मैं भी जवान और खूबसूरत थी और 3 जवान बेटियों की माँ नहीं लगती थी। मेरी बेटियां भी मुझ पर गई थी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। उनको देखकर मुझे बड़ी खुशी होती थी, इसलिए मैं चाहती थी वे ज़िंदगी में कुछ बन जाए। उनकी पढ़ाई करवा रही थी ताकि वे बड़ी अफसर बन जाए। राज बहुत ही पढ़ा लिखा था। वे मेरी बेटियों को खुद ही ट्यूशन वगैरह पढ़ाया करता था। पर आजकल जो घर में हालात चल पड़े थे वे कुछ ज़्यादा ही अजीब थे। एक रात को राज अचानक से उठा और कहने लगा, मैं चलता हूँ। मैंने कहा, कहाँ? तो कहने लगा, बेटियों को पढ़ाई करवाने। मैंने कहा, इस टाइम? तो उसने कहा, अरे तुझे नहीं पता, उन लोगों के टेस्ट चल रहे हैं। अब पढ़ाई में क्या दिन और क्या रातों को बैठ कर पढ़ाना पड़ता है, तब कहीं जाकर अच्छे नंबर आते हैं। तुझे नहीं पता, आजकल बड़ा कंपटीशन हो गया है। मैंने कहा, अच्छा फिर जल्दी आ जाना। तो कहने लगी, क्यों, मेरे बिना दिल ना लगेगा तेरा? मैंने कहा, हाँ, आपके बिना मेरा दिल नहीं लगता। तुम ही तो हो मेरा सुहाग, सब कुछ हो तुम मेरा। और फिर आज देखो मौसम कितना अच्छा था और तुम चल दिए उन्हें पढ़ाने के लिए। उसने कहा, उनकी पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है मेरी जान, तो फ़िक्र नहीं कर, हमारे पास तो सारी ज़िंदगी पड़ी है। कभी कभी मुझे बड़ी खुशी होती थी कि उसे बेटियों की बहुत ही फ़िक्र थी, वरना उसे क्या था, वह अपने सारे काम तो कर रहा था, पैसे कमा के लेता था और मुझे भी खुश रखा हुआ था। अगर ये ना भी करता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे अच्छा लगता था कि उसे हम सब की इतनी फ़िक्र है।
एक दिन मैं बाज़ार में जा रही थी जब मुझे एक सहेली मिली। उसने कहा कि क्या हाल है तेरा और तेरा पति कैसा है। मैंने कहा ठीक है और बिल्कुल बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है उसके साथ खुश हूँ मैं बहुत। ये बात सुनकर मेरी सहेली हैरान हुई थी और कहने लगी कि अच्छा तेरी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है, पर मैंने तो कहा था कि तेरी उसके साथ ज़िंदगी कभी अच्छी नहीं गुजरेगी। मैंने कहा कि हाँ मुझे याद है, तू तो मेरी शादी वाले दिन मुझे मंडप से उठाने के लिए आ गई थी। तूने राज को किसी लड़की के साथ पकड़ लिया था। लेकिन देख, ये जो मर्द होते हैं ना, इनका शादी से पहले 100 जगह चक्कर होता है, लेकिन वे लड़की इनके लिए सबसे ज़्यादा आगे होती है जिससे ये शादी करते हैं। राज बहुत ही खूबसूरत है, जवान है, उसके पीछे हज़ारों मरते होंगे, पर शादी तो उसने मुझसे की है। देखिए जो मर्द होते हैं ना, ये ऐसे ही होते हैं। अब आप कहीं से ऐसा मर्द ढूंढ कर नहीं ला सकते जो बहुत ही अच्छा हो और उसने कभी किसी लड़की को नज़र भर के भी ना देखा हो। ऐसा मर्द ढूंढने निकलोगे ना तो कोई भी नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत तो सोचना पड़ता है। वे क्या कहते हैं, इंग्लिश में एडजस्ट करना पड़ता है। वे कहने लगी हाँ मुझे पता था कि तू बड़ी अच्छी तरह एडजस्ट कर लेगी, लेकिन ये नहीं पता था कि इतने सालों तक कर लेगी। चल अच्छी बात है, कोई अपने घर में खुश रहे तो हमें क्या, पर तेरा पति आंखों का बड़ा कच्चा है, उसकी आंखें बड़ी मटकी है। मैंने कहा अब नहीं, ऐसा होता नहीं, अब तो मैं ही हूँ और सिर्फ अपनी उंगली पर लपेट लिया है मैंने उसको। हम दोनों सहेलियों ने हंसना शुरू कर दिया। वे भी हंसने लगी। उसने कहा ये तो फिर भी बहुत ही अच्छा हुआ, अगर तूने ऐसा कर लिया है तो और क्या चाहिए। चल ठीक है, मैं चलती हूँ, घर बदल रही हूँ इसलिए बहुत ही मसरूफ़ हूँ। मैंने कहा जब घर बना ले तो मुझे बताना, मैं तेरे घर तुझसे मिलने ज़रूर आऊँगी और साथ साथ तेरा घर भी देख लूँगी। उसने कहा तू आ जाना, लेकिन अपने पति को लेकर ना आना। मैंने कहा ये क्या बात कर दी, पति को लेकर क्यों ना आऊँ। तो उसने कहा मुझे गलत ना समझना, पर मेरी जवान बेटी है। मैंने कहा कैसी बातें कर रही है तू। इस बात पर वो फिर से हंसने लगी और कहने लगी कि उस पर तुझे भरोसा है, मुझे नहीं है। मुझे पता था कि वो मजाक कर रही है, इसलिए मैंने उसकी बात का बुरा नहीं माना। मैं इस बात को मान गई थी कि खूबसूरत मर्द के पीछे अगर बहुत सारी लड़कियां हो तो उसमें कसूर लड़कियों का है, उस मर्द का नहीं। अब तो ये रोज़ रोज़ होने लगा था। मेरा मर्द राज बेटियों के कमरे में पढ़ाई करवाने के बहाने जाता और वहाँ पर बैठ जाता। मैं उसका इंतज़ार करती रहती थी, जबकि वे कह कर जाता था कि मैं जल्दी आ जाऊँगा, लेकिन मैं भी पूरे दिन की थकी होती थी और तो सो जाती थी। सुबह वे बेटियों के कमरे से बाहर निकलता था और मैं पूछती थी कि रात भर क्या करते रहे, तो कहता था कि पढ़ाते पढ़ाते ही नींद आ गई थी, पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। मैंने कहा ऐसी भी कौन सी नींद। तो कहता था कि तुम्हें पता है मैं जवान आदमी हूँ, मुझे तो ऐसी नींद ही आती है। मैंने कहा कि क्या मैं बूढ़ी हूँ। तो कहने लगा नहीं नहीं, तुम तो मुझसे भी जवान हो। और मेरा मर्द बातें बहुत ही अच्छी करता था। यही वजह थी कि मैं उसके सामने कुछ बोल नहीं पाती थी। मैंने अपनी बेटी रिमला को लंगड़ा के चलते देखा तो ये कोई आम बात नहीं थी। आखिर क्या मसला था। जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे कहने लगी कि कोई बात नहीं है। तो कहने लगी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ठीक तरह से चलने की कोशिश करने लगी। मैंने कहा अब मैंने तुझे देखा तो तू इस तरह से चल रही थी, तो अब तू कह रही है कि मैं ठीक हूँ, क्या मसला है तुझे। तो कहने लगी कोई मसला नहीं है मुझसे, और मुझसे नज़र नहीं मिला रही थी। शायद कोई बात थी जो वे छुपा रही थी। एक दिन मेरी तीनों बेटियां मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी माँ हमने कभी ख्याल नहीं किया था, लेकिन आपने हमारे लिए बहुत ही कुर्बानी दी है, हमें आपसे बहुत लगाव है, आप हमें बहुत ही अच्छी लगती है। मैंने उनको प्यार किया और कहा कि क्या हो गया आज, वे तो नहीं हैं। वो क्या कहते हैं माँ का दिन तुम लोग आज सारी मेरे पास आकर बैठ गई हो। तो कहने लगी कि नहीं, बस हमें एहसास हो गया है कि आप बहुत ही अच्छी इंसान हैं, आपने हमेशा अपने बारे में नहीं बल्कि हमारे बारे में सोचा है। मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं, माँ तो ऐसी ही होती है और मुझे तो हमेशा से ही माँ बनने का शौक़ था। तुम लोगों को आज क्या हो गया। थोड़ी देर बाद मैं देख के हैरान रह गई कि वे तीनों ही रोने लगी, लेकिन जैसे ही राज वहाँ पर आया और उसने उन तीनों को देखा तो वे फ़ौरन अपने आंसू साफ़ करने लगी। मैंने कहा देखो तो तुम्हारी बेटी आज कैसे रो रही है,
पता नहीं उनको क्या हो गया है, लगता है इन सब ने कोई इमोशनल फिल्म देख ली है। तो वह हंस पड़ा और उसने कहा कि फ़िल्म तो नहीं देखी, लेकिन लगता है इनके दिमाग ख़राब हो गए हैं। उसने ये बात ठीक से नहीं बोली थी और अपने दांत पीसने लगा था। मैंने कहा तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? तो कहने लगा इसलिए कि आज रिमला का जन्मदिन है और ये घर में इस तरह का महत्वपूर्ण माहौल बना कर बैठ गई है। रिमला हैरान रह गई। आज तो सच में ही उसका जन्मदिन था और वह अपना जन्मदिन बहुत ही खुशी से मनाया करती थी, लेकिन इस बार भूल कैसे गई? और मैं भी भूल गई। उसने कहा लेकिन मैं नहीं भूला, और उसने एक केक हमारी तरफ बढ़ा दिया और कहने लगा कि चलो केक कट करते हैं। और जब वे सब का इतना ख्याल रखता था तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता था। मैंने सोचा कि आज हम एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा वक्त गुजारेंगे, पर मैं तो इंतज़ार ही करती रह गई और वे बेटियों के कमरे में चला गया। मैंने कहा कि ये पता नहीं इनके टेस्ट कब ख़त्म हो गए, मेरे पति को मुझसे दूर किया हुआ है। तो कहने लगा कि टेस्ट ख़त्म हो गए हैं तो आगे पढ़ाई बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अब फाइनल एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसलिए थोड़ी बहुत कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। मेरी बातों बातों में ये बात अपनी सहेली को बताई। उसका घर बन गया था, मैं उसका घर देखने गई थी। उसने कहा कि तुझे ऐसा नहीं लगता कि वह तुझसे ज़्यादा तेरी बेटियों से प्यार करता है? मैंने कहा कि और तुझको क्या लगता है? ये तो सब जानते हैं कि मर्द को तो अपने बच्चों से ही ज़्यादा प्यार होता है, इसमें ऐसी कौन सी बात है? तो वो कहने लगी कि नहीं, ये सब कुछ थोड़ा सा अजीब है। कुछ तो ऐसा है जो तू भी देख रही है पर आंखें बंद करके बैठी है। तेरा बेटियों वाला घर है और तुझे अपनी आंखें हर तरह से खोल के रखनी चाहिए। शायद जो वे मुझे समझाना चाह रही थी मैं ना समझ सकी। मुझे लगा कि वे ये कह रही है कि अपनी बेटियों पर नज़र रखा कर, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वे बहुत ही अजीब था। एक दिन रिमला की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। मैंने कहा कि क्या हो गया? तो वो कहने लगी लगता है मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे उल्टी भी आ रही है। मैंने कहा कि चल तुझे डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। तो कहने लगी कि नहीं, नींबू पानी पी लूँगी तो ठीक हो जाओगी, डॉक्टर के पास नहीं जाने का दिल कर रहा है। मैंने कहा कि मरीज़ का कहाँ दिल करता है डॉक्टर के पास जाने का, लेकिन तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो क्या होगा? राज भी वहाँ पर आया तो मैंने उसे परेशान होकर कहा कि इसकी तबीयत बड़ी ख़राब है और डॉक्टर के पास भी नहीं जा रही। उसने कहा कि इतनी भी ख़राब नहीं है, पढ़ाई की टेंशन की वजह से ऐसा हुआ है, ठीक हो जाएगी तो परेशान ना हो। आगे पीछे तो वे मेरी बेटियों की बहुत ही फ़िक्र करता था, पर आज इस तरह से कहने लगा कि जैसे उसको कोई फ़िक्र नहीं है। उसने कहा छोड़ दो, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। मैंने कहा कि ये क्या बात हुई? तो कहने लगा कि जवान लड़की है, जवान बंदा जल्दी ठीक हो जाता है। तू चल मेरे लिए खाना लगा दे, मुझे बहुत ही भूख लगी है। राज मेरी बेटियों का इतना ख्याल रखता था कि उसकी यह हरकत भी मुझे हिला कर रख रही थी। आज उसने रिमला की फ़िक्र क्यों नहीं की? रिमला की तबीयत वाकई थोड़ी देर बाद ठीक हो गई, लेकिन जब मैं उसके लिए चाय बनाकर कमरे में जाने लगी तो अंदर बैठी अपनी बेटियों की बातें सुनकर मैं दरवाजे पर ही रुक गई। वे कह रही थी कि भगवान करे ये कुत्ते की मौत मरे, उसको सुकून ना आए, शमशान ले जाने के लिए भी कुछ ना बचे। ऐसा बुरा आदमी हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा और हमारी माँ का भी दिमाग ख़राब कर रखा है। ये बातें सुनकर मैं हैरान रह गई, ये किसके बारे में बात कर रही थी? मेरी छोटी बेटी ने कहा कि उसको छोड़ो, अपने बारे में सोचो। रिमला, क्या होगा हमारा? अगर माँ को ये बात पता चल गई तो वो तो जीते जी ही मर जाएगी। रिमला कहने लगी कि दिल करता है मैं ही खुदकुशी कर लूँ। अब मैंने सोच लिया कि मैं सीधे अंदर चली जाऊँगी और इन सब से पूछूँगी कि ये क्या बातें कर रही है, लेकिन इससे पहले मुझे राज ने बुला लिया। मैंने कहा कि वे हमारी बेटियाँ कुछ अजीब सी बातें कर रही है, पता नहीं किसको कोस रही है, और बैठकर मुझे लगता है ये रिमला हमसे कुछ छुपा रही है। मैं बोल रही थी कि राज ने मुझे एक तोहफ़ा दिया और कहा कि तू उनको छोड़ और मेरी तरफ से देख। आज उसका मूड बहुत अच्छा था, उसकी बातों में लग के ये बात मैं भूल गई थी, लेकिन सुबह बहुत ही बड़ी मुसीबत आई। रिमला बेहोश हो चुकी थी और होश में नहीं आ रही थी। अब तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना था, लेकिन राज अभी भी कह रहा था कि डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं है।
मैंने कहा कि ऐसे कैसे, मेरी बेटी को होश नहीं आ रहा है। और मजबूरी में उसे डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने एक टेस्ट किया और उसके बाद घर भेज दिया। कहने लगी कि उसको बहुत ही कमज़ोरी हो रही है, लगता है इसमें खाना नहीं खाया है, आपको टेस्ट की रिपोर्ट में फ़ोन पर बता दूँगी। और 2 घंटे के बाद डॉक्टर का फ़ोन आया और बस उसके बाद तो जैसे हम सभी की ज़िंदगी बदल कर रह गई थी। डॉक्टर ने ऐसी बात बताई। जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने फ़ोन रखा और रिमला के कमरे में कदम रखा और कहा कि इस दिन के लिए तुझे पढ़ाया लिखाया था, तुझे आज़ादी दी थी कि तू ये सब कुछ करे। बाकी सभी मुझे हैरान होकर देखने लगे, लेकिन रिमला जानती थी कि मैं क्या बात कर रही थी, इसलिए उसने सर झुका लिया, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बताया कि आपकी बेटी माँ बनने वाली है और उसने अपने बच्चे को ख़त्म करने के लिए कोई गोली खाई है, जिसकी वजह से उसकी हालत ख़राब हुई है। लेकिन बच्चा सही सलामत है और उसे कुछ नहीं हुआ है। रिमला ने रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि बता, ये सब कुछ किसने किया है? तो उसने कहा कि सब बताती हूँ, और मुझे मेरे कमरे में ले गई। वहाँ से जाकर उसने मुझे अकेले में अलग ही कहानी सुनाई और कहा कि ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ है। मैंने कहा कि ऐसे कैसे, किसी और का कसूर नहीं है, बता कौन है वे लड़का, उसी के साथ तेरी शादी करवाओगी। तो वो कहने लगी तो वो कभी शादी नहीं करेगा और वे इस देश में नहीं है, बस आप इस बात को ख़त्म कर दे। मैंने कहा अब ये बात इस तरह से ख़त्म नहीं होगी, पर वे कहने लगी कि बस मेरी गलती है, मुझे जो सज़ा दोगी मुझे कोई मसला नहीं है, चाहे तो मेरी पढ़ाई ख़त्म करवा दो, मुझे घर बिठा दो, किसी बूढ़े के साथ मेरी शादी कर दो। मैं तो वैसे भी उसको कोस रही थी और बहुत ही परेशान थी, लेकिन उसकी बातें सुनकर मुझे ऐसे लगने लगा कि जैसे वे मुझसे भी ज़्यादा परेशान हैं। मेरी बेटी बुरी तरह से रोने लगी और फिर से बेहोश हो गई। मेरा गुस्सा ख़त्म हो गया और अब मुझे उसकी फ़िक्र होने लगी। अब उसे फिर होश नहीं आ रहा था। हम उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि जो दवाई उसने खाई थी शायद उसका असर अब तक जाकर हुआ है। उसके बाद उसकी हालत बहुत ही बुरी हुई, लेकिन उसके पेट में पलने वाला बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। पता नहीं ये बात अच्छी थी या बुरी। मैं उससे बात कर बार बार पूछ रही थी कि ये किसका पाप है, लेकिन वे नहीं बता रही थी। उसने अपनी ज़ुबान पर ताला लगा रखा था और मुझे उसकी आंखें बता रही थी कि कोई बहुत बड़ी वजह है। रिमला तो मेरी अच्छी बेटी थी, पढ़ाई में भी बहुत ही अच्छी थी, उसका ऐसी बातों में कोई ध्यान नहीं था। वे सबसे बड़ी थी, खूबसूरत थी, समझदार थी, फिर अचानक से वे ये सब कैसे कर सकती थी। मैं बहुत ही परेशान थी। जब रात हुई तो मैंने देखा कि मेरा पति मेरे कमरे में आया और आते ही मुझ पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। मुझे बुरी तरह से मारने लगा। मैं चिल्लाने लगी, लेकिन मुझे कोई बचाने नहीं आ रहा था। वे मुझे कह रहा था मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं हैरान थी कि आखिर मेरी गलती क्या है, मैंने क्या किया है, लेकिन वे नहीं रुक रहा था। उसने मेरी हालत ख़राब कर दी और मैं अचानक से चीख मार कर उठी। तब मैंने देखा कि राज सो रहा है और ये एक सपना था और वे भी उठ गए। उन्होंने कहा कि क्या हो गया है? मैंने कहा कुछ नहीं, बस बुरा सपना देखा है। तो उन्होंने कहा तुझे अब भी इस तरह के सपने आते हैं, तो इस सब को भूल क्यों नहीं जाती? मैंने बताया कि जब मैं परेशान होती हूँ तो मुझे ऐसे सपने आते हैं, और तू भी क्या सोचता होगा ना, हमारे घर में भी कैसी मुसीबत है। रिमला ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? उसने कहा मैं कुछ नहीं सोचता हूँ, आजकल ये सब कुछ बहुत हो रहा है, बस तू भगवान का शुक्र अदा कर कि ये बात यहीं पर ख़त्म हो गई। उसकी हालत भी अब पहले से ठीक है और वे मामला भी ख़त्म हो गया, नहीं तो हम किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहते। मैंने कहा कि अब कौन सा मुँह दिखाने के काबिल रहे हैं, पता चल जाता कि आखिर ये सब कुछ किया किसने है। उसने कहा कहाँ पता चल जाता है, तो क्या हो जाता, कोई भी अपनी गलती की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। लेकिन तू शुक्र कर कि जो होना था हो गया। अपनी बाकी की बेटियों को संभाल कर रखना। मैंने कहा कि इस बार उसको पढ़ाएंगे नहीं, बस इस दफ़ा परीक्षा में बिठाकर उसके बाद सब ख़त्म। तो उसने कहा नहीं नहीं, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मैंने कहा कह तुम्हें तो उसकी इतनी फ़िक्र क्यों है? तो वह कहने लगा कि फ़िक्र नहीं करूँ तो क्या करूँ। मैं अपनी खुशी सहेली के घर गई थी और परेशानी में उसको सब कुछ बता दिया। वह थोड़ी सी उल्टी सी बातें ज़रूर करती थी, लेकिन थी तो मेरी अच्छी सहेली, बहनों जैसी थी। उसने कहा कि मैं तुझे पहले ही कह रही हूँ कि मसला बाहर नहीं है, तेरे घर के अंदर ही है। मैंने कहा कि ये तू क्या कहना चाहती है?
मुझे खुलकर बता दे। उसने कहा, मैंने खुलकर कुछ नहीं बताना, लेकिन तुझे खुद ये सब कुछ समझना होगा। देख, तेरे घर में कौन है, तेरी बेटियाँ कहाँ जाती है, उनके कमरे में कौन आता जाता है, कौन है ऐसा जो उनके साथ ये सब कुछ कर सकता है। तुझे बहुत ही बारीकी से हर बात के बारे में सोचना पड़ेगा, तब जाकर तू ये पता कर पाएगी कि ये सब कुछ किसने किया है। नहीं तो इसी तरह सोच सोच कर ही पागल हो जाएगी। लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। वे ठीक कह रही थी, कोई तो ऐसी बात थी जिसको मैंने देख नहीं रही थी। मैं आजकल बहुत ही परेशान थी जब मैं एक दिन राज को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुना। वे कह रहा था, मैं तो स्वर्ग में रहता हूँ, मेरे साथ बहुत ही अच्छा हो रहा है, मेरे आसपास तो परियां ही परियां है। इस बात पर वह हंसने लगा। एक तरफ हमारे घर में इतना बड़ा तूफ़ान आया था कि अभी तक कोई भी नॉर्मल नहीं हो पाया, तो दूसरी तरफ ये इतना खुश होकर कैसे बातें कर रहा था। कहने लगा, औरत बड़ी ही जाहिल होती है और मेरी वाली तो सबसे बड़ी पागल है, कोई है ही नहीं उसका। मैं अचानक से कमरे के अंदर चली गई तो उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने कहा, किससे बात कर रहे थे आप? तो कहने लगा, वे मेरी मौसी है ना, गोरखपुर वाली, उनसे बात कर रहा था। मैंने कहा, आज उसको तेरी याद कैसे आ गई? तो कहने लगा, बस आ गई होगी याद। साफ पता चल रहा था कि वे झूठ बोल रहा था और कोई बहुत बड़ा झूठ बोल रहा था। उसके दिमाग में इतना कुछ चल रहा था कि उसे ये पता ही नहीं चला कि वह अपनी रिश्तेदार के बारे में मुझे ये कह रहा था कि वे ज़िंदा है, जबकि वे तो मर चुकी थी। मुझे अचानक से मेरी सहेली की बातें समझ आने लगी। वे इशारा किस तरफ कर रही थी अब मुझे समझ आ गया। राज ही तो था जो मेरी बेटियों के कमरे में जाता था और मैं बेफिक्र होकर सो जाती थी। अब मेरे पास एक ही रास्ता था, अगर राज से सवाल करती तो वे झूठ ही बोलना था। मुझे ये जानने के लिए एक बढ़िया सा प्लान की ज़रूरत थी कि वे कमरे में क्या करता है, और मेरे दिमाग में प्लान आ चुका था। मैंने सोच लिया था कि मैं चुपके से अपनी बेटियों के कमरे में छुप जाऊंगी। सुबह मैंने उनके दरवाजे में कमरे में एक अलग से अलमारी रखवा दी और वे कहने लगी कि अम्मा, इस अलमारी को यहाँ पर क्यों रख रही हो? तो मैंने कहा, तो बाहर जगह नहीं है इसलिए यहाँ पर रख रही हूँ। मेरा इरादा उसी के पीछे छुपने का था, क्योंकि अगर मैं उसके पीछे छुपी होती तो किसी को पता न चलता कि मैं वहाँ पर खड़ी हूँ। शाम हुई तो मैंने आज उसे कहा कि मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। उसके घर में जागराता है और माता रानी की पूजा है, रात वहीं पर गुजारूंगी। उसने कहा, हाँ चली जाओ, अच्छा है, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। मैंने कहा, हाँ बड़ी परेशान हूँ इसलिए जा रही हूँ। मैं चाहती थी कि वे ये सोचे कि मैं घर पर नहीं हूँ ताकि वे बेफिक्र हो जाए और जो भी करना चाहता है खुलकर करे। जबकि मैं शाम होते ही अलमारी के पीछे छुप गई। मेरी बेटियों ने खाना खाया और वे कमरे में ही बैठी थी। जैसे ही रात हुई तो कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। राज कमरे में दाखिल हुआ। उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी, वे इस समय उन्हें पढ़ाया करता था, पर उसने आते ही कहा, बस करो ये पढ़ाई और काम पर लगो। मैंने कहा, यह क्या कह रहा है कि पढ़ाई बस करो? ये तो उनको आता ही पढ़ाने के लिए था। उसके बाद उसने मेरी छोटी बेटी को कहा, आज तेरी बारी है। फिर वहाँ वो सब होने लगा जो देखकर मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर को नर्क बना दिया है और मेरी बेटियाँ उसके हाथों में इस्तेमाल हो रही थी। वे मेरी बेटियों के साथ बहुत ही बुरा कर रहा था और मेरे ही घर में ही मेरी ही नाक के नीचे कर रहा था। और मैं ये सोचती थी कि उन्हें पढ़ाता है। मैंने अपने फ़ोन से उसकी वीडियो बना ली क्योंकि ये ज़रूरी था। थोड़ी देर के बाद मैं वहाँ से चला गया और मेरी बेटियाँ बैठकर रोने लगी। इसका मतलब वो बच्चा जो रिमला की कोख में था वो भी मेरे पति का था। आज मुझे वो दिन याद आ गया जब मैंने राज से शादी करने का निर्णय लिया था और सब ने मुझे रोका था, मना किया था, कहा था कि ऐसा ना कर। मेरा पहले पति इस दुनिया से चला गया था। वे बहुत ही निर्दयी इंसान था। रोज़ मुझ पर हाथ उठाता था, बिना वजह ही मुझे मारने लगता था। कहता था, तू लड़कियां पैदा करती जा रही है और मुझे बेटा चाहिए। उसने मुझे एक दिन भी खुश नहीं रखा और मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। ये तीनों बेटियां उसकी ही थी। उसके देहांत के बाद मेरी ज़िंदगी में राज आया। वह जवान और कम उम्र का लड़का था जिसे मुझसे पागलों जैसी मोहब्बत थी, पर आज समझ आया था कि उसको मुझसे कोई मोहब्बत नहीं थी। वे तो किसी और काम से आया था। उसे तो एक तीर से 4 शिकार करने थे, एक मैं और मेरी 3 जवान बेटियां। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे सब लोगों ने रोका था। सब ने कहा था, लाजो तू पागल हो गई है, स्वार्थी बन गई है, सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, अपनी बेटियों के बारे में नहीं सोच रही। मैंने कहा, लेकिन क्यों ना सोचूं अपने बारे में?
मेरे पहले पति ने मुझे बहुत तंग किया है, मुझे इंसान नहीं समझा। क्या मेरे सीने में दिल नहीं है कि मेरी इच्छा ही नहीं है? अगर मैं उससे शादी करना चाहती हूँ तो तुम सब क्यों रोक रहे हो? और शादी के बाद राज ने हमेशा मेरी बेटियों को अपनी बेटी समझा था, लेकिन ये सब कुछ एक नाटक था। वैसे तो उनका बहुत ख्याल रखता था, मैं तो भूल ही गई थी। उनका बाप नहीं है, इतना ख्याल तो उनके अपने बाप भी नहीं रखा करते। लेकिन उसने ये साबित कर दिया कि सौतेला बाप कभी भी सगा बाप की जगह नहीं ले सकता। मेरा कसूर यही था कि मैंने उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसलिए कहते हैं सब कुछ कभी एक जैसा नहीं रहता। मुझे सोचना चाहिए था, गलती मेरी थी। वहाँ से चला गया और मैं अपनी बेटियों के सामने आ गई। मुझे देखकर वे हैरान रह गई और उनको पता चल गया कि मैं सब कुछ जानती हूँ। मैंने कहा कि तुम सब ने मुझे क्यों नहीं बताया? कम से कम अपनी माँ को तो बता ही देती। उन्होंने रोते हुए कहा कि वो कहता था कि तूने अपनी माँ को सब कुछ बताया तो मैं तुम्हारी माँ को जान से मार दूँगा, उसे ख़त्म कर दूँगा। हम ऐसा नहीं चाहते थे क्योंकि आपके अलावा हमारा कोई भी नहीं था और हो ही कौन सकता है, इसलिए हम डर गए थे। उसने हमें कहा था कि मैं तुम्हारी माँ को बहुत ही आसानी से ख़त्म कर सकता हूँ और वैसा भी कर सकता था। फिर रिमला के साथ जो कुछ हुआ उसका ज़िम्मेदार भी यही था और ये सब वक्त से हो रहा था। मैंने कहा कि तुम लोगों ने मुझे बताना चाहिए था। तुम्हारा अपना बाप जैसा भी था लेकिन डरपोक नहीं था और वे बहादुर आदमी था। तुम्हारे अंदर उसी का खून है। मेरी बेटियां बहुत रो रही थी पर मैंने उनको कहा कि बस अब ख़त्म हो गया सब, अब मैं तुम सबका बदला लूँगी, तुम फिक्र नहीं करो। उसने कहा कि आप क्या करोगी? मैंने कहा कि मैंने सोच लिया है कि मैं क्या करना है। तुम लोगों अपना सारा सामान लो, अपने स्कूल जाओ, जाने की तैयारी करो क्योंकि हम ये शहर हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाले हैं। 1 हफ्ता है तुम लोगों के पास, अपनी तैयारी करो पर किसी को बताना नहीं। मुझे मेरी बेटियों ने कहा कि शहर छोड़ने से क्या होगा? मैंने कहा कि ये हमें तलाश कर लेगा, बस तुम लोगों को जो कहा है वही करो। मैंने कहा ठीक है। मैंने वो वीडियो बनाई थी, वे मेरे पास सबूत था। मैंने पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट करवानी थी और साथ उनको वीडियो भी देनी थी। उसके बाद पुलिस वालों ने उसे ज़रूर पकड़ लेना था। मैं शहर छोड़ने की तैयारी कर ली थी और अपनी बेटियों को भी समझा दिया कि क्या करना है और कैसे करना है। राज को पता भी नहीं था उसके साथ क्या होने वाला था। वे बिल्कुल अज्ञान था। हम सबको एक दूसरे के साथ थे। मैं बहुत ही तरह से सब कुछ कर रही थी और क्योंकि अब हम गलती नहीं कर सकते थे। पहले ही मुझे बहुत ही बड़ी गलती हुई थी। मेरी दोस्त जानती थी राज एक बुरा इंसान था। जब हमारे फेरे होने लगे थे तो उसने मुझे बताया था कि अभी भी तेरे पास वक्त है, पर एक वक्त मैं पागल हो चुकी थी क्योंकि मुझे कभी मोहब्बत नहीं मिली थी। इसलिए जब इसने मुझे कहा था कि मुझको हमेशा खुश रखेगा तो मैंने यकीन कर लिया क्योंकि मुझसे बहुत ही मोहब्बत करता है। मेरी बेटियों को अपनी बेटियां समझेगा। वे शुरू में ऐसा ही था। अभी हमारी शादी को 7 साल हुए थे। मुझ पर भी समाज ने उंगली उठाई थी, कहा था कि उसको अपनी बेटी का ख्याल नहीं है, बुढ़ापे में शादी कर रही है, बूढ़ी हो गई है लेकिन शादी कर रही है। मैंने किसी की बात नहीं सुनी थी और मैं अपने आप को सही समझती थी, लेकिन मुझे लोगों की बातें सुननी चाहिए थी। हम समाज में रहते हैं तो हमको इसकी बातें भी सुननी पड़ती है। मैंने जाने का इंतज़ाम कर लिया और पुलिस वालों को सारे सबूत दिए। जैसे ही हम अपने मोहल्ले की गली से निकल रहे थे, पुलिस की गाड़ी हमारे घर की तरफ जा रही थी और राज घर में अकेला था। पुलिस से बच भी जाता तो उसके लिए ये ही सज़ा काफ़ी थी कि मैंने उसको हमेशा के लिए छोड़ दिया था। मुझे पहले ही रात को नींद नहीं आती थी, अब तो बिल्कुल नहीं आती। ऐसा लगता है कि मेरी बेटियों के साथ जो कुछ हुआ है वह राज ने नहीं, मैंने किया है। हम दूसरे शहर में आ गए हैं। मेरी बेटियों की पढ़ाई पूरी हो गई है और नौकरी करती है और मैं भी अपना घर चलाती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ मेरी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है। अपने आप को बहुत ही बुरा भला कहती हूँ और रात को नींद भी नहीं आती, बस ज़िंदगी इसी तरह से गुजार रही हूँ। दिल करता है कि जान दे दूँ, लेकिन अपनी बेटियों के लिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ क्योंकि वे मुझसे बहुत ही मोहब्बत करती है। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।